बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मोदी अपनी इबरतनाक शिकस्त के बाद जो है इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी रुका नहीं है, अभी जारी है और अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है मज़ीद कार्रवाई कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत को शिकस्त हुई थी, उसकी आवाम ने देखा, उसके मीडिया ने देखा और अब तो उसकी आवाम पूछ रही है, मीडिया पूछ रहा है भारत का कि कहाँ गया ऑपरेशन सिंदूर और कहाँ गई जो है वो इतनी बड़ी ताकत और कहाँ गई सारी चीज़ें कि आप जो है चंद घंटों में ढेर हो गए और वो शिकस्त खाई जिसे दुनिया तस्लीम कर रही है, जिसे दुनिया मान रही है कि ऐसी शिकस्त जो है पहले कभी नहीं देखी। इस पर बात करने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है कि तहरीक इंसाफ को उम्मीदें हैं कि उन्हें 5 तारीख को बड़ा कोई रिलीफ मिलने वाला है और तहरीक इंसाफ इस पर जो है वो बड़े बयान भी दे रही है और समड़ियाल जो सियालकोट की सीट है वो भी हुकूमत ने जीत ली। इस पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से और अपोजिशन लीडर जो है वो भी बात कर रहे हैं कि जो है वो वहाँ पे जो है वो धांधली की गई और जो है बैलेट बॉक्स चुराए गए। इस पर भी बात होगी। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि बजट पे जो तवक्कुआत हैं अवाम की वो क्या पूरी हो पाएंगी और सियासी जमातें जो स्पेशली जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस पे क्या कर रही हैं। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। मैं ज्वाइन किया है अली बुखारी साहब ने तहरीक इंसाफ से। अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और कौसर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर बुखारी साहब मैं आपकी तरफ ही आता हूँ सर कि एक तो मोदी बार बार धमकियां दे रहा है, एक तरफ तो पहले शिकस्त हुई उसको और अब दूसरी तरफ जो है वो धमकियों पे धमकियां। कभी बाहर का इलेक्शन जो है वो सामने आता है, कभी सारी कैंपेन ही एंटी पाकिस्तान उसकी होती है। तो क्या विल है सियासी जमातों की अब भी, जैसे कि हमने ये जंग जीती और दुनिया ने देखा कि कैसे जीती, तो सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब आपका। देखिए जी, इसमें हमारा स्टांस तो बड़ा सिंपल सा है कि हम पाकिस्तान की सालमियत, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार है। और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जेल से ये बात कही थी ड्यूरिंग वॉर और हमने आपने देखा कि अपनी फ़ौज के साथ, चाहे वो बहरी हो, बर्री हो या हवाई अफवाज हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे पाकिस्तान के दफा के लिए। इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है इंडिया, जिसको हम कहते हैं भारत, और उसमें आजकल जो हुकूमत चल रही है वो चल रही है मोदी की। और नरेंद्र मोदी, आप थोड़ा सा अगर उसका करैक्टर देखें और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि ये तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बना है और नेहरू के बाद ये पहला आदमी है जिसको इतनी ज़राई हासिल हुई। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि बेसिकली आरएसएस का रुकन था, वहाँ से स्टार्ट हुई और आरएसएस को 100 साल हो गए, 1925 से इनफैक्ट स्टार्ट हुई और अभी तक पहुँच गई वो। और ये टिपिकली और स्पेसिफिकली एक इंतहा पसंद मजहबी तंजीम है। और इवन आप इसके 2000 एंड ऑनवर्ड देखें, जब गुजरात में बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ और जहाँ से मोदी का नाम बुचर पड़ा, कसाई पड़ा, जो है मुसलमानों के लिए इसने कत्लेआम किए। तो इसका एक ही एम है और वो भरंता और सारा का सारा वो ग्रेटर इंडिया वो सब इकट्ठा करना, ये सारा इसके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। अब मैनिफेस्टो के अंदर जब इसके ये सब कुछ लिखा हुआ है तो उसने उसको पूरा करने के लिए अपना जो भी लाया अमल है वो करना है, जिसके लिए सबसे जो उसको पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है मोदी को वो ये होता है कि जी पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें, कोई एलिगेशन खुद करें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपनी कौम को इकट्ठा करके और आप इलेक्शन में चले जाएं। सो वो पहले भी 2019 में इसने ट्राई की, जब अभिनंदन को पकड़ा गया, इनके जेट उस टाइम भी गिरे। उसके बाद अभी आए और इनकी आपने तकरीरें सुने, इनकी सारी तकरीरें जो हो रही हैं वो एंटी पाकिस्तान हो रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं इससे एक चीज़ तो जाहिर होती है ना, वो कहते हैं ना, इट्स नॉट द गन, इट्स मैन बिहाइंड द गन। कि आप राफेल ले लें या आप इसके अलावा और कोई चीज़ें ले आए, लेकिन जब आप तक आपके पास उसको चलाने के लिए नहीं होगा, आज तक मुझे काज़मी साहब को ना राफेल कंपनी को आज तक परमिट नहीं किया गया कि जाके वो वहाँ पर विजिट करे कि भाई वो देखते हैं। जब भी मतलब फॉर एग्जांपल बोइंग त्यारा गिरता है तो बोइंग कंपनी आती है, वो आके देखती है कि जी हमारा त्यारा किस वजह से गिरा। राफेल वालों को आज तक एक्सेस नहीं दी गई। काज़मी साहब मैं आपको ब्रेक के बाद से लेता हूँ, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कौसर काज़मी साहब, जैसे हमने जंग जीती
जैसे हमने जो है वो भारत को नाको चने छुपाए और दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत को इब्तनाक शिकस्त हुई, इसके बाद भी ये सिलसिला जारी है और संदूर ऑपरेशन का कहा जा रहा है कि वो अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है। आल्दो इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और इंडिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं मोदी पर कि ये उसने जंग कैसे हारी और पहलगाम वाक़या उसके जो है वो माथे का जो है वो कलंक का टीका बना हुआ है, उसके नज़र आ रहा है कि क्या होगा। तो अभी सूरत हाल क्या है सर, हुकूमत कहाँ पे खड़ी है और हुकूमत की तैयारी क्या है, जबकि हमारा सफारती मुहाफ़ भी जो है वो टीमें रवाना हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लोग साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जो अपने अवाम से जब भी मुखातिब होता है तो अब उस पर एतबार करने वाला भारत में भी कोई नहीं है। हाल ही में मैंने एक दो इंटरव्यूज देखे, कुछ सहाफ़ियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगाए, जिसमें वो लोगों को कह रहा था कि भाई मैं संदूर भेज रहा हूँ लोगों के घरों में। तो बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं लोग भारत के अंदर, भाई ये संदूर जो है वो खातून का जो शोहर होता है वो लगाता है, किसी दूसरे मर्द का भेजा हुआ संदूर ना हम कबूल करेंगे, बल्कि घर के बाहर से हम चलता करेंगे। तो जिस ऑपरेशन का नाम संदूर रख के पाकिस्तान पर जारियत की, वो उसके लिए एक मजाक, एक गाली बन चुका है वहां पे। तो जो वक्त भेजा है आप उसकी भी जरा तरजीहात देख लें बलोच साहब। इसलिए था कि पहलगाम वाक़े का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जाए और किसी तरीके से जो आइसोलेशन, एक पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था भारत, उसको अमली जामा पहनाए, क्योंकि पूरी दुनिया ने उसकी बातों पे, उसके इल्जामात पे, बेतुकी दलीलों पे किसी ने यकीन नहीं किया और नाकाम डरे। तो अब उस नाकामी को छुपाने के लिए अपनी खोई हुई मकबूलियत, जो वाकई गैर मकबूल हो रहा है आए दिन के साथ, एक जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है, मेरे भाई अली ने बिल्कुल ठीक कहा कि आरएसएस जो है वो हिंदुआता और एक मुस्लिम कुश जो है वो जमात है, उसके नजरियात इंतहा पसंदाना है, तो वो अब वो वापस वो चीज गेन करना चाहता है, अब उसको वो मिल नहीं रहा। गए तो वो पहलगाम के हवाले से पाकिस्तान पर इल्जामात और रायआमा हमवार करने के लिए थे, लेकिन उनका अव्वलीन टारगेट वहां पे हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। आप देख लें, रविशंकर ने डेनमार्क के अंदर ना पहलगाम वाक़े का जिक्र किया, ना कोई और बात की, आगाज में ये कह दिया कि भाई वो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा खतरनाक आदमी है भाई, वो उससे यानी कि खौफ में मुब्तला है भारत हमारे फील्ड मार्शल से, इसीलिए बजाय इसके कि कोई और आगाज ही उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल से किया कि भाई फिर लेकिन अपना काज़मी साहब, इस सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है और दुनिया देख रही है और पाकिस्तान ने पहले तंबीह की थी कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और ना ही हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने क्या जवाब दिया और कैसे जवाब दिया। तो दुनिया ने खुद देखा कि हमारा जवाब क्या था और जिसे भारत ने खुद तस्लीम किया और भारत का जो मीडिया है, भारत की आवाम है, वो तस्लीम कर रही है। देखिए, बिल्कुल ललकार के, बता के, दिन की रोशनी में, यानी फजर के वक्त जब हमला होता है, मतलब वो रात के अंधेरे में छुप के हमला नहीं था। हमारे DGISPR हों, हमारे जो अभी फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो हों, उन्होंने खुल के कहा था कि भाई ना आपकी प्रॉक्सीज को छोड़ेंगे, आप हमला करके देख लें, आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपने बजा फरमाया जी, पूरी दुनिया ने देखा, लोग सवाल कर रहे हैं और आगे से जवाब क्या आता है कि छोड़े कि जहाज गिरे या नहीं गिरे, नंबर्स क्या हैं, छोड़े इस बात को। अहम तो ये है कि गिरे खुद इतराफ कर रहे हैं, मतलब हाँ, मतलब जहाज गिरे क्यों, इस किस्म की फजूल बातें, फजूल बयान, बल्कि एतराफ भारत की तरफ से आ रहा है। जो हमारा मौक़िफ़ था कि हमने उनको नाको चने चबवाए हैं, हमारे एयर फोर्सेस ने, हमारी बहरी अफवाज ने बड़ा ताबड़तोड़ जवाब दिया। भारतीय जनरल ने जो इतराफ है काज़मी साहब, वो तो दुनिया देख रही है ना कि किस तरह भारत खुद इतराफ कर रहा है और भारत के अंदर से जो है वो चीज़ें दिख रही हैं। अली बुखारी साहब, बड़ी अहम बात की आपने भी जो है नुक्ता उठाया था RSS का, ये इंतहा पसंदी जो है, हिंदू इंतहा पसंदी जो है वो दुनिया में न सिर्फ पाकिस्तान उससे मुतासर हो रहा है, बल्कि उन्होंने कनाडा में जो है वो सिख मर्डर किए, अमेरिका में जाके कार्रवाई की, UK के अंदर जो है वो पकड़े गए। तो इस तरह की चीज़ें दुनिया नहीं देख रही, दुनिया क्या सोच रही है। इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है भारत का जो नैरेटिव है वो बिका नहीं है, उसको दुनिया ने पूछा है, सवाल किया है कि क्यों ये हुआ। देखिए बलोच साहब, बड़ा टेक्निकली हम लोगों ने इसको बड़ा साउंड तरीके से जो है वो मैं कहता हूँ परफॉर्म किया, सारी की सारी स्ट्रैटेजी को भी अपनी बिल्ड भी की है और अल्लाह की मदद आई। देखें, उनका कनाडा में, उसके बाद अमेरिका में, UK में, कतर में, इवन कतर में जाके इनके बंदों को हैंग सेंटेंस हुई, ख़वातीन समेत जो वहाँ की रॉ एजेंट्स थी, और मोदी को जाके उनको छुड़ाना पड़ा। सो बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इन्वॉल्व हैं बहुत सी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में बहुत से मुल्कों के अंदर, बट समहाउ द अदर उसके अंदर इकोनॉमी की वजह से
और उनकी एक मार्केट बहुत बड़ी है, जिस वजह से वो बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने अपना एक शैडो, फेक शैडो मैं कहता हूँ, वो डेवलप किया हुआ था, जो कि अभी उनकी कली खुल गई और वो कहते थे हम बहुत बड़ी एक ताकत बन चुके हैं और हम सुपर पावर बनने वाले हैं और हमारा वर्थ इतनी है, हमारे पास वेल्थ इतना है, हमारे पास सुपरमेसी बहुत सी चीज़ों में है। लेकिन वो साबित हुआ कि आपकी क्वांटिटी जो है वो कोई लॉजिक नहीं है सुपरमेसी होने की और आपकी सुपीरियर होने की, बल्कि आपकी क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। और आपने इस वॉर में देखा कि मैं आपको बात कर रहा था पहले भी कि राफेल की एक हिस्ट्री है। ये 2001 में इसकी फ्लाइंग स्टार्ट हुई और 25 साल गुजर चुके हैं और ये दुनिया में अभी 290 एयरक्राफ्ट्स हैं जो वर्किंग पोजीशन में हैं, जो दिए गए, जिनमें से 220 फ्रांस के पास हैं, 70 बाकी इंक्लूडिंग इंडिया बाकी ममालिक के पास है। और उनका जी मैं उनको बताता हूँ, उनका रेशो ऑफ एक्सीडेंट अगर आप देखें, क्रैश देखें, तो आज तक 9 जहाज गिरे हैं। उन 9 में से 2 जो एक्रोबेट करते हुए आपस में टकरा गए, ह्यूमन एरर आ गया, पीछे 7 बात की, और आप 25 में से जब 7 को डिवाइड करते हैं तो 3, 3.5, 4 साल में 1 जहाज गिरा। तो इन्होंने तो 3 जो है विद इन फ्यू मिनट्स गिरा दिए और आज तक राफेल कंपनी को एक्सेस नहीं दी इन्होंने कि आए और देखें। वो कंपनी है ऑब्वियसली, उनके बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बहुत उन्होंने हाई फाई सोफिस्टिकेटेड एक जहाज बनाया हुआ था। सो ये इतना बड़ा, इससे पहले भी आपको बताऊं कि Su-30 भी इनके गिरे और Su-30 जो है उसके लिए भी रशियन टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने F-16 के मुकाबले में बनाया हुआ था और वो भी इनकी एक मैं कहता हूं कि इनकी जो नालायकी की वजह से और हमारी सुपरमेसी की वजह से, हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से वो भी गिरे। सो जंग में जब भी होता है तो आपको देखना पड़ता है सारे एस्पेक्ट्स पे, आपको सारे जो उसके बॉर्डर्स हैं सारी चारों साइडें आपको देखनी पड़ती हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी में हमें ज़रूर, मैं कहता हूँ जी कि हमें 1 नहीं 2 नहीं काफ़ी वक्त भेजने चाहिए थे। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ के अंदर कि जो इस टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानी में सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर और फेमस पार्टी है, कोई माने या ना माने, शाह साहब माने या ना माने, कि दैट इज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और डेफिनेटली इसके अंदर वक्त के अंदर शामिल होना चाहिए था, क्योंकि आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुल्क को एक पार्टी रिप्रेजेंट नहीं करती, मुल्क को सारी पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं। मुल्क को एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता, सारी पार्टीज का स्ट्रक्चर जो है मिलकर रिप्रेजेंट करता है और उसको आपको आगे लेके जाना चाहिए था। लेकिन जो मोदी जो है, मैं आज भी ये असेस करता हूँ और मेरी बात अल्लाह ना करे सही साबित हो, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान साहब ने भी ये प्रिजम्पशन बताई थी कि ये वो बैठेगा नहीं, क्योंकि उसका तो सारा कैरियर जो है वो दांव पे लग चुका ना, उसका पॉलिटिकल कैरियर, उसका वो जो अखंड भारत का नारा था, उसके बाद उसने जो एक पूरी डेवलप की पिछले 15 सालों के 14 सालों के अंदर एक सारी अपनी लेगेसी डेवलप करता है, वो सुपरमेसी डेवलप करता है, वो तो खाक में मिल गई, इसलिए वो बैठेगा नहीं। वो अभी भी कोई ना कोई एक मिस एडवेंचर करने के लिए होगा। आप देखें कि वो बॉर्डर्स के ऊपर अपनी मशकें कर रहे हैं और जंग की तैयारियां कर रहे हैं, और हर तकरीर वो जो करता है उसके अंदर वो पाकिस्तान से शुरू करता है और पाकिस्तान पे खत्म करता है। तो हमें भी इसको बिल्कुल ईजी नहीं लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो खत्म करता है बुखारी साहब, तो फिर पाकिस्तान में तैयार है ना। और जो सफारती कमेटी गई है उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद भी जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती है। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कौसर काज़मी साहब, जो सफारती कमेटी तश्कील दी गई है उसकी मुलाकातें हो चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि मैं उस कमेटी का, उस पाकिस्तान के वफद का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। तो क्या तवक्कुआत हैं, क्या स्ट्रेटजी है कि इस कमेटी की, पाकिस्तान के क्या क्या अहदाफ हैं कि जो दुनिया के सामने रखे जाएंगे? अब लोग सब देखें, अभी वक्त पहुंचा है, उसकी मुलाकातें होनी है, तो आप उन भारतीय मुबस्सरीन का, उन एनालिस्ट जो उनके बैठे होते हैं, जो उनकी आवाम है, उनके जरा अल्फाज सुनते हैं कि भाई मोदी ने हमारी नाक कटवा दी, वो किधर गया फ्री बलोचिस्तान, वो सिंध किधर गया, वो पाकिस्तान के टुकड़े किधर गए, वो अखंड भारत, जिस तरह मेरे भाई अली ने भी कहा। तो उनसे ये सवाल होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो ट्रंप के बयान पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के हवाले से जो हमारे जो मुआहदे हुए उनको लेके बड़ी तनकीद हो रही है। तो कामयाबियां हमें डे 1 से मिलना शुरू हो चुकी हैं। हमें पूरी बड़ी कभी उम्मीद है, हमें जब ये हमारा डेलीगेशन जाएगा, आज तक हम खुल के उस तरीके से नहीं बता सके। मेरे भाई अली ने बिल्कुल हवाले दिए आपको अमेरिका के, कनाडा के अंदर, जहां पे जो हरप्रीत सिंह नजर हैं और वहां पे गुरपतवंत सिंह पन्नू है अमेरिका के अंदर, उनके हवाले बिल्कुल मौजूद हैं। और दुनिया ऑलरेडी ये जानती है कि जो रॉ है वो सफारती रूप में उनके हाई कमीशन के अंदर बैठ के किस किस्म की हरकत में मुलव्वस रही इन बड़े ममालिक के अंदर। तो हमारे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि हम दुनिया को भारत का असल चेहरा बताएं।
उनको बताएं कि चाहे साना जाफर एक्सप्रेस हो या दीगर दहशतगर्दी के जो वाकयात है पाकिस्तान के अंदर, उनमें भारत पूरी तरह मुलव्विस है। उसकी जो प्रॉक्सीज है, फितनतुल हिंदुस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान में सरगर्म अमल है, उनको भारत हर तरीके से मदद दे रहा है। तो हमारे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और आइंदा आने वाले वक्त में जिस तरह अली भाई ने कहा कि उस वक्त में इनको भी शामिल किया जाना चाहिए था, तो देखें भारतीय वक्त जहां भी जा रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। वहां पे मोदी दहशतगर्द के नारे लग रहे हैं, उनको लेके उनकी बड़ी जो इज्जत अफजाई पाकिस्तानी ओवरसीज कर रहे हैं वो कमाल है। तो मेरे ख्याल में इस पर पीटीआई को चाहिए कि इनके जो अपराध है ओवरसीज में उनको भी जरा मुतहर्रिक करें इस हवाले से, क्योंकि उनको बड़ा तजुर्बा है। बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, ओवरसीज पाकिस्तानी उसका जो है वो बड़ा सरमाया है, तो तहरीक इंसाफ को इस डेलीगेशन में शामिल किया जाता ताकि वो मौसर तरीके से आवाज़ जाती। देखिए इस वक्त कोई पार्लिमानी कमेटी का डेलीगेशन बन के नहीं गया, हुकूमत और उसके इत्तेहादी यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो लेके जा रही है। ऐन मुमकिन है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि भारत बहुत ज्यादा वक्त भेज रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर जो भी पार्लिमानी पार्टीज हैं उन पे मुश्तमिल कोई मजीद वक्त जो है वो बन जाए और उनको उनमें पीटीआई शामिल हो। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको बिल्कुल इनकार कर दिया गया है, लेकिन जितना हो सके इनसे जो किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये बात है पाकिस्तानियत, करना चाहिए। ये हर किस्म के सियासी इख्तलाफात से मुबर्रा होकर पाकिस्तान के लिए सबको सोचना पड़ेगा, तो हर बंदा अपना किरदार अदा कर सकता है इसमें जी। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, जारी बात है आप बड़ी पार्टी हैं और आपका एक नेटवर्क है पूरी दुनिया में, आप जो है वो अमेरिका में और बाकी जगह पे, तो ओवरसीज पाकिस्तानी खुद भी तो रोल प्ले कर सकते हैं ना, लेकिन एज ए पार्टी जो है जी बिल्कुल कर सकते हैं और कर रहे भी हैं, और हमने उनको पूरी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व भी रखा हुआ है। उसकी आप रीज़न देख सकते हैं कि जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि हम वो पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े हैं, हमारे लोग बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं अगेंस्ट इंडिया, जो उसने ये एक मैं कहता हूँ कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसके बाद हमारे ऊपर 5 मुकामात पर उन्होंने अटैक किए। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हमें सोशल मीडिया से सपोर्ट आई वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आई, और इसको एक्नॉलेज किया आपकी DGISPR ने, क्योंकि उन्होंने सारे सोशल मीडिया की यूज़ की, सारे पोलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया और उसका शुक्रिया अदा किया। सो वो अपने तौर पे तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि आप रिप्रेजेंटेशन सारी मुल्क की कर रहे हैं, तो सारे मुल्क की पार्टीज़ में, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो आज भी सोलरली सबसे ज़्यादा इवन एंड अदरवाइज फॉर्म 47 के अलावा भी सबसे ज़्यादा नेशनल असेंबली के अंदर और 100 से ज़्यादा सीट्स प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में, इवन KP में हुकूमत लेके बैठी हुई है, बाकी असेंबली मौजूद है, तो बेहतर होता है इसके अंदर कि आप सबको लेके साथ चलते हैं, और ये काम गवर्नमेंट का होता है, सिटिंग गवर्नमेंट करती है। ठीक है बुखारी साहब, 5 तारीख को बड़ा जो है वो देख रहा हूँ सोशल मीडिया जो है तहरीक इंसाफ के लोग जो है, तो 5 को क्या तो कोई बलोच साहब, सबसे पहले तो मुझे ये तो कि इंशाल्लाह लिस्ट कैंसिल नहीं होगी, केस फिक्स होगा, उसके बाद जो लिस्ट अगर लग गई और केस कैंसिल ना हुआ तो मेरिट पे जो है हमारी बेल्स जो हैं वो सुनी जाएंगी और मेरिट प्रिवेल करेगा। इंसाफ के तकाज़े पूरे, और इंसाफ के तकाज़े ये हैं कि आपने देखा कि बुशरा बीबी जो है उनको 7 years पनिशमेंट है, विच डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्रोबेटरी क्लॉज ऑफ सेक्शन 497। सो इसका मतलब है 10 साल से कम पनिशमेंट और खातून है उनका एज अ मैटर ऑफ राइट भी बेल मिलनी, और खान साहब को भी जो पनिशमेंट दी गई है उसके अंदर बेल ग्रांट करें और फिर अपील फिक्स हो अपने टाइम पे, जैसे पहले भी होता रहा बाकी केसेस के अंदर भी, और आपको फिक्स हो और उसके बाद उसका डिसाइड किया जाए। तो जब भी मेरिट पे चीज़ होगी, डिस्कस होगी, आर्गूमेंट्स होंगे, फिक्स होगी, और अगर आपके तकाज़े पूरे होंगे तो खान साहब को विद इन नो टाइम, और तो केस कोई नहीं ना बचा आपके पास, बाकी तो बेल्स ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है, उनमें बेल्स ग्रांटेड है ना, आप रिस्ट्रेन तो नहीं रख सकते ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि जैसे पहले होता आ रहा है, जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है सिटिंग गवर्नमेंट का, कि आप एक केस में खत्म होता है उसके बाद दूसरे पकड़ लेते हैं, या पहले ही बता देना हमें कितने केसेस हैं। अभी 9th मई के जितने केसेस लाहौर में हैं, इवन इस्लामाबाद में जो पेंडिंग है, उन सब में तो बेल्स प्रेस चल रही हैं, बीबी साहिबा के भी चल रही हैं, खान साहब के भी चल रही हैं। सो हम तो ये कहते हैं यार रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ना कि सुपरमेसी ऑफ अ मैन होना चाहिए, या सुपरमेसी ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो भी है जैसा भी है फिक्स तो करें ना। केस 5 महीने हो गए, जनवरी टू ऑनवर्ड 5 महीने फिक्स ही नहीं हुआ। हम जाते हैं, पता चलता है फिक्स हो रहा है, फिर पता चलता है फिक्स नहीं हुआ। मैंने इसलिए कहा कि सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता ये हूँ कि अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फिक्स होगा तो हमारे आर्गुमेंट्स होंगे, फिक्स तो हो जाए यार पहले। तहरीक इंसाफ को तो लगी हुई है सर कि 5 को फिक्स हो गया, और बुखारी साहब कह रहे हैं कि अच्छी खबर आ सकती है। चलें जी, हम तो यही इनको कह रहे थे कि बजाय इसके खतूत लिखे जाएं और हुकूमत से इस किस्म के मुतालबे किए जाएं कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाए PM की तरफ से, या फिर जिनको खतूत लिखे जाते थे उनकी तरफ से, बिल आखिर इन्होंने अदालतों पे एतमाद किया और बड़ा
पुरएतमाद लहजा भी है अली भाई का। यकीनन अगर ये समझते हैं कि सजा गलत हुई है इनको, तो मेरे ख्याल में इंसाफ की तवक्को बिल्कुल रखनी चाहिए। हमें तो कोई दूसरी राय इसमें है नहीं बलोच साहब। लेकिन जो साथ मेरे भाई अली ने कहा ना जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल उन्होंने किरदार अदा किया, बड़े नाम जो थे उन्होंने तो किरदार अदा किया पीटीआई का, इससे तो हम इनकारी नहीं है। सिर्फ उमर अयूब को कर लें या अलीमा खान साहिबा का बड़े अजीबो गरीब किस्म के बयानात में उनको क्या दोहराना बार बार। उसके बाद जो लोग पीटीआई का नाम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो एनालिस्ट हैं, चाहे वो व्लॉगर बने बैठे हुए हैं, और जो आम इनके लोग हैं जो पीटीआई का हमेशा पीटीआई के झंडे तले जमा नजर आते हैं, उन लोगों से बुरात का ऐलान भी करते हैं कि हमारे इनसे ताल्लुक नहीं है। मतलब जो लोग खुल के ये कहते रहे कि भाई आओ इंडिया जीएचक्यू यहाँ पे है, यहाँ पे हमला कर दो, या भारत का एक किस्म की प्रॉक्सी का रोल उन्होंने अदा किया है, ऐसे लोग हैं जिनकी डिस्प्ले फोटो इमरान खान के, उनके सारे फॉलोअर पीटीआई के बड़े लोग हैं और पीटीआई के बड़े लोग उनको फॉलो करते हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि इस बेहतरीन मौके पे आप उनसे ला ताल्लुक हो जाते कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो इस वक्त भी भारत की जुबान बोल रहे हैं और उन्होंने बोली। ये तो ऑन रैकेट चीजें हैं ना, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं इनके अच्छे लोग, मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि पीटीआई के अंदर बड़े हुब्बुल वतन लोग मौजूद हैं, मुहिब्बे वतन लोग मौजूद हैं। वो हमेशा खान साहब को भी ये कहते थे कि हमारी सियासत को आपको ये लोग नुकसान दे रहे हैं, आप इनसे किनारा कश हो जाए। लेकिन वो तो कोई तहरीक भी चला रहे हैं ना सर, वो तो कोई तहरीक भी अब लेके आ रहे हैं, नई तहरीक आ रही है कोई। मुझे बड़ी हैरत होती है कि खान साहब ये कहते हैं कि भाई जो बुज़दिल आदमी है, जो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, वो पीछे हो जाए और बहादुर लोगों को आगे आने दे। मैं तो जो मौजूदा लोग हैं पीटीआई के अंदर, उनको हमने देखा, चाहे वो आलिया हमजा हो जिन्होंने खुल के ये कहा था को कि भाई हमारी रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर दी है आपने, अब हम आपकी कैंट वाली रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। शहरयार अफरीदी बड़ा खुल के लोगों को कह रहे थे कि भाई आओ पहुंचो जीएचक्यू में। ढेर लोग नहीं थे, वो जुनैद अकबर को जो लाया था कि आप मेरा बड़े जारहाना किस्म का एक बैट्समैन आ गया है, और उसने आते ही कहा था कि भाई या मारेंगे या मर जाएंगे। अब खान साहब को उस पर भी एतबार नहीं रहा, तो खान साहब खुद एतमाद नहीं कर रहे कि भाई बहादुर लोगों से क्या मुराद है। जो खान साहब को पाकिस्तानियत की बात बताते हैं, जो अफ़वाम और तफहीम की बात बताते हैं, जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अफवाज के साथ रहने की बात करते हैं, इन अयाम के अंदर बिलखसूस जब भारत के वक्त पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर रहे हैं, तो खान साहब उनको बुज़दिल कहते हैं। फिर मैं ये कहूंगा ना, एक तरफ मोदी रिजीम जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बरसरे पैकार है, एंड उस वक्त इमरान खान ने आसिम मुनीर पे इल्जामात लगा के पूरी दुनिया के अंदर अपने चाहने वालों को एहतजाज कर दिया, और पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज। तो फिर हम इस मोहब्बत को क्या नाम दें यार? दें जी, किस मोहब्बत को क्या नाम देंगे जी? एक तो तहरीक इंसाफ के बहादुर लोग कौन है? ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है खान साहब की तरफ से जी कि कभी एक को निकालते हैं, कभी दूसरे को निकालते हैं? ट्रस्ट डेफिसिट तो कभी भी नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट होता तो खान साहब अभी तक सबको फारग कर चुके होते हैं। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। आप देखें पोलिटिकली जो आपके पास पोलिटिकली ओहदे होते हैं वो फॉर द पर्पस, एक खास पर्पस के तहत होते हैं। उसके आपने कुछ गोल अचीव करना होता है, जिसके लिए वो दिया जाता है, और उसके बाद उसको शफल भी किया जाता है, फिर रिप्लेस भी किया जाता है और एक्सचेंज भी किया जाता है। तो बात यह है कि एक पार्टी वर्कर हो या पार्टी लीडर हो, लीडर भी तब बनता है जो वर्कर से चल के ऊपर आया होता है। जो डायरेक्टली हर बंदा नवाज शरीफ तो नहीं होता ना कि जिसको लाया जनरल ला के बैठा दिया, लोगों ने मारे डंडे खा के यहाँ पर पहुंचे। सो इशू ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट कभी भी नहीं है। और मैं तो हैरान हूँ शाह साहब की बात सुन के, तहरीक चलाना यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, हम अगर लेकर आते हैं बंदे, हम बैठते हैं, हम एहतजाज रिकॉर्ड, आपका तो हर एहतजाज के ऊपर ही आपका तो मैं कहता हूँ कि पाबंदी लगा दिया। आपके तो सेनेटर मुश्ताक साहब इसराइल के खिलाफ जो है उसकी जुल्म के खिलाफ फिलिस्तीनियों के हक में निकाला, तो प्रेस क्लब के बाहर आपने उठा के लेके पर्चा दे दिया। निकालते हैं, देखिए बंदे तो निकलने चाहिए ना, क्यों नहीं निकलने चाहिए? कभी किसी को फारग करते हैं, कभी किसी को फारग करते हैं। नहीं, ऐसी बात कभी भी नहीं है, किसी को फारग नहीं किया, सारे के सारे अपनी जगह मौजूद है। जुनैद अकबर भी अपनी जगह मौजूद है, आलिया हमजा भी अपनी जगह मौजूद है, शहरयार अफरीदी भी अपनी जगह मौजूद है। नहीं, शहरयार अफरीदी भी अपनी जगह मौजूद है, उमर अयूब भी अपनी जगह मौजूद है, सारे के सारे अपनी जगह मौजूद है। कोई मैंने तो नहीं देखा कि मैं भी अपनी मौजूद, सारे अपनी जगह चल रहे हैं और अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपने जो उनको काम दिया गया उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और जो हुक्म इमरान खान साहब का आता है वही फॉलो होता है, क्योंकि ही इज बिहाइंड द बार। आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो पिछले 2 साल से जेल के अंदर है।
और उनको जो मिलने दिया जाता है वो भी सारी सूरत हाल आपके सामने। पॉलिटिकल मीटिंग जो है उनकी 4 अक्टूबर 2024 से आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं, उनको लोगों को नहीं मिलने दिया गया। वुकला जाते हैं, कई दफा जाते हैं, उनको किसी को मिलने दिया जाता है, किसी को रोक दिया जाता है। बहनों की मुलाकात 3-3 महीने 2-2 महीने बाद चलाई जा रही है। देखिए तहरीक तो हमारी सिंपल सी बात है जी, रूल ऑफ लॉ एंड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो अदर थिंग। अगर आप कानून कानून की नज़र में सब बराबर होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को इस ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में आप नाफज नहीं करते तो फिर काहे की हुकूमत है यार आपकी? फिर तो आप डिक्टेटर है ना, फिर तो कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, फिर तो किसी किस्म का इंसाफ का आपको अगर आप इंसाफ डिलीवर ही नहीं कर सक रहे आप। साहब जो तहरीक इंसाफ की तहरीक है, पहले भी उसने बड़ा ऐलान किए थे कई तरीकों के, तो अब तहरीक इंसाफ की तहरीक है वो कैसी हो सकती है? तैयारी क्या है आपकी? देखिए मैंने जब ये कहा ना कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो मेरा भाई अभी हंस पड़ा ना, तो अल्लाह हंसता मुस्कुराता रखे मेरे भाई को, मेरी दुआ है। लेकिन बात ये है मेरी जान कि अब हालात देखें कि एक लंबा अरसा खान साहब ने जेल में गुजारा। कभी इस बारे में नहीं कहा कि वो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मुलाकात करना चाहते थे बुशरा बीबी से और मैंने उनको हटाया, जबकि पहले कह चुके हैं कि मेरा इससे कोई देना देना नहीं है। तो उनके इस झूठ पे सुभान अल्लाह कहने के एक दफा मजम्मत करते हैं कि खान साहब आप पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे थे तो उसका मतलब है उस वक्त झूठ बोला था आपने कि यार ये सारे मामला थे, क्योंकि बाजवा अंकल उस वक्त बड़े जमहूरी जर्नैल थे, आपकी बड़ी मोहब्बतें थी और आप खुद की उनकी तारीफ करते थे। आपने उनके जरिए उनको हटाया, आपने नहीं हटाया। आपकी क्या जरूरत, आपका क्या मामला कि आप हटाते? ये तो हो नहीं सकता था। बाजवा साहब ने उनको हटाया, लेके चले गए थे मौसूल, आपको जाके इत्तला दी थी कि भाई ये मामला आपके घर में हो रहा है, जिसका सबूत आपने देखा कि आज तक फराग गोगी गैंग जो था उसके कितने कारिंदे इस वक्त मुल्क से गायब हैं। तो ये चीज है कि ये भी पहले मुशाहिदा करते हैं चीजों का, हालात वाकयात देखते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया बिलखसूस भारत के अंदर जनरल आसिम मुनीर को किस नजरों से देखा जा रहा है। जो हमारे फील्ड मार्शल है उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चल रही है, उनके खिलाफ रवि शंकर हो या दीगर लोग हों, कह रहे हैं कि ये अपने अवाम को सही नहीं कर रहे हैं, अवाम उनसे डरती है, अवाम को बोलने नहीं देते। एंड उसी समय आप भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेके तहरीक का जब आगाज करेंगे तो शुकूक को शबात तो एक नेचुरल चीज है ना, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी सोचेगा कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। जब आपकी टाइमिंग ठीक नहीं होगी तो एज लगेंगे, इसका मतलब है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप बिल्कुल ना उम्मीद हैं, आपको बिल्कुल जायज सजाएं हुई हैं, आपको माफी होती हुई नजर नहीं आ रही, तो आपने फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया उस एस्टेब्लिशमेंट को जिससे आप 2 दिन पहले तक मिन्नते कर रहे हैं। अलीमा खान बाहर आती हैं, वो मिन्नते करती हैं कि मेरे भाई के हवाले से मुझे बताओ आप चाहते क्या हो, वो करने का उसको छोड़ दो। 2 दिन पहले आपका लहजा ये होता है और फिर अगले ही लम्हे आप ललकारते हैं फील्ड मार्शल को और इल्जामात और बौतानों की जनाब को उन पे बौछार कर देते हैं। तो फिर ये कोई कोइंसिडेंट हो नहीं सकता कि भारत भी वही बयानियां अपना रहा है, आप भी वही बयानियां अपना रहे हैं और पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि रवि शंकर ने जो डेनमार्क में कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो ना करेगा। तो काज़मी साहब ये पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी सर, बजट की भी कोई खबर देते हैं सर, बजट कैसा आ रहा है आपका? कोई आवाम को रिलीफ मिल रहा है, कोई आवाम को खुशखबरी है, कोई मुलाजमीन को लिए कोई? बजट से पहले ही खासकर क्योंकि मैं ऑफिशियल एक तर्जुमान बतौर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब में तो जहां तक हो सका हम बगैर बजट की भी रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, चाहे वो राशन कार्ड की सूरत में हो, वज़ाइफ की सूरत में हो, सोलर पैनल की सूरत में हो, मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, दवाइयों से लेके नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तक हमारे जो आने वाले मंसूबे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं, उन सबसे आवाम इस्तेफादा हासिल कर रही है। तो मेरे ख्याल में PMLN की हुकूमत जब भी होती है आवाम को बिल्कुल जरूर रिलीफ मिलेगा। हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि जो गरीब तबका है, जो मिडल मैन है, उसका इस बजट में ख्याल रखा जाए और जरूर रखा जाए। बिल्कुल बुखारी साहब, आपकी तैयारी है बजट की? कोई तजावीज़ दे रहे हैं, कोई शेडो बजट जो है वो पेश किया जा रहा है क्या? देखिए जी, सबसे पहले तो इनके बजट का पता चलेगा ना कि ये बजट में आवाम को रिलीफ क्या दिया। जो हमें आज तक नजर आया, जो गंदम में इन्होंने रिलीफ दिया किसान को, वो तो आपने देख ही लिया। किसान तंजीमें जो हैं वो कैसे बाहर आ गई और क्या हुआ। जो कॉस्ट इनको 3200-3300 रुपये आ रही है, उनको 2200 रुपये रेट बता रहे हैं ये जो दिया इन्होंने। और ये आपकी मरियम साहब हैं जिनको वज़ीर आला का उहदे पे बैठा दिया गया है, इनकी कमिटमेंट्स थी लास्ट ईयर उनके साथ, और जो उसका असर हुआ वो आपने देख लिया। जो अस्पतालों का असर हुआ और जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है वहाँ पर और जो दिए जा रहे हैं, वो स्कैंडल जो आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी बात मेरे भाई ने कही, बड़े
एहतराम से गुजारिश है यार, हमने तो कभी भी नहीं किया ऐसा, बल्कि किसी सियासी पार्टी ने ऐसे नहीं किया। वाहिद एक मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी हैं जिन्होंने खिलाई मखलूक नाम दी, जिन्होंने गुजरांवाला, करेक्ट कर दीजिएगा साहब अगर मैं गलत हुआ तो, जिन्होंने गुजरांवाला जलसों में जिन्होंने सिटिंग जर्नल्स और सिटिंग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उनकी तस्वीरें लगा के उनके ऊपर उन्होंने पूरे के पूरे जलसे कर दिए। यार खुदा को माने, ऐसे ना करें। आप लोग जितने लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, हमें तो नहीं समझ लग रही आज तक आपका जो 99 का एजेंडा था, उसके बाद का जो एजेंडा आया, आपका जो एक पूरा एलामिया बना, और जो उसके बाद 2007 का था, 2013 का था, उसके बाद आज जिस जगह जा रहे हैं, हमें तो आपने कहीं किसी जगह कुछ भी नजर नहीं आया। जहाँ पर आपका मुफाद आया वहाँ पर आप जुड़ गए, जहाँ पर मुफाद नहीं आया वहाँ पर हट गए। हम तो एक स्टैंड सिंपल सा लेके आ रहे हैं। ये बड़ी तारीख है, रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। जहाँ मुफाद नजर आया वहाँ सारे देखिए, अभी से नहीं, 80 से स्टार्ट कर लें। जब वो मियाँ साहब मिनिस्टर थे, जब जुनेजो साहब की गवर्नमेंट गई उस टाइम कैसे गई आप वो भी देख लीजिएगा। 85 में जब बेनजीर भुट्टो आई शहीद, उनके साथ क्या किया, उनके ऊपर कैसे इल्जामात है। 90 में आपको असगर खान पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है। उसके बाद 93 की गवर्नमेंट जब गई, खान साहब तो ये कह रहे हैं कि खान साहब भी जो है वो तैयार है, हम सारा अपना देखिए, ये तो क्या सराइयों की बात कर रहे हैं, तैयार नहीं है। लीमा आपी बाहर आई, उन्होंने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने कहा। मैं तो जो कह रहा हूँ बात वो तो हुई है ना, कह दें साबित कर दें कि नहीं होगी। ठीक है, मैंने तो एक ग्लास आपको 80 से स्टार्ट कर दूंगा, मैं 2025 तक लेकर आ जाऊंगा, आपको 2013 में भी लेकर आ जाऊंगा जो जिस तरह हुआ। सो बात यह है कि कुछ रियलिटीज हैं, उनको आप कहते हैं ना सूरज को उंगली के पीछे छुपाया जा सकता है। सो द इशू ये है कि बजट लेकर आएंगे गरीब के लिए, ताकत आपके पास है। फॉर्म 47 के तहत जीते हुए आप लोगों को 17 सीटों पे बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर। कैसा बजट चाहिए आपको? कैसा देखिए, बजट हमेशा वो होता है जी जो अवाम रिलीफ मिल रही हो। यहाँ पर क्या अवाम रिलीफ मिल रही है? मुझे एक बात बताएं, तनख्वाहें इनके दौर में इनकी अपनी जो पार्लियामेंटेरियन है 6 गुना बढ़ गई, किसी की 200 टाइम्स बढ़ गई, सेनेटर्स की लादा बढ़ गई। पंजाब गवर्नमेंट ने बढ़ा के रख दी। यार आपने कितने स्कूल टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाई है? आपने कैडर अलादा किया उसका? नहीं। आपने जो आपके डॉक्टर्स हैं और उनके साथ आपने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन पे आप चले गए। आपने हेल्थ को कितना ऊपर कर लिया? नहीं। आपने किसानों को किसान कार्ड दे दिया, हमने ट्यूबवेल दे दिया, हमने सोलर दे दिया। सोलर की प्राइस कहाँ पहुंच गया वो देख लें। काम तो हो रहा है जी सर, काम ये नहीं होता। साहब मुझे आप बताएं कि जो सोलर बिजली खुद लोग पैदा कर रहे हैं, पानी बोरिंग करके खुद निकाल रहे हैं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फंडामेंटल राइट्स पे है ना। आपको हर चीज मुहैया करना, गवर्नमेंट तभी टैक्स वसूल करती है। पानी यहाँ पे घर में भी मैं यकीन से कहता हूँ कि बोरिंग का आ रहा होगा, आपके भी सोलर पैनल्स ऊपर लगे हुए होंगे। अब मुझे ये बताएं, इनकी गवर्नमेंट में सोलर पैनल्स का रेट जो था कहाँ से कहाँ पहुंचा, और अब जो ग्रीन मीटरिंग हो रही थी, ठीक है, नेट मीटरिंग हो रही थी, उस पर कितने यूनिट में ये ले रहे हैं बिजली वापस और दे रहे हैं अवाम को कितने में? तो यार अगर अवाम अपना पैसा लगा के आपको सोलर लगा रही है, अपना पानी निकाल रही है, तो उस पर तो रिबेट दे दो ना उनको कि अब 1 यूनिट उनका पहले जो जा रहा था गालबन अब 6 के 7 रुपए पे आ गया, पहले ज्यादा पैसों पे लेते थे, अब नई जो आपकी पॉलिसी है उसके तहत लेकर आ गए। कोई IMF ने तो नहीं कहा ना नीचे आगे कि आप ऐसे कर दें। ठीक है, ये तो आप लोगों की पॉलिसीज है ना, ये तो आप लोगों का फेलियर आ रहा है। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का, कौसर काज़ी साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।